हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 नवंबर के एंड में रिलीज होने वाला है और इसके रिलीज होने से पहले मैं इस चैनल पर कंप्लीट स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज एक्सप्लेन प्लस रिकैप करने का ठान चुका हूँ और इसका सीजन 1 में ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो जिसने भी नहीं देखा है, क्योंकि अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो आपको सीजन 2 समझ में नहीं आएगा। तो खाने पीने का सामान रख लो क्योंकि हम समझने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स कंप्लीट सीजन 2 इन वन वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, मैड मैक्स। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए शहर पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में। यहाँ हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, एक लड़की जिसके पास कुछ अजीब पावर्स होती हैं। जब वो और उसका गैंग बैग लूट के भाग रहे होते हैं, पुलिस उनका पीछा करती है, लेकिन वो लड़की अपनी पावर्स यूज करती है और पुलिस को लगने लगता है कि सामने वाला टनल गिर गया है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सब उस पुलिस वाले को दिख रहा था, मतलब एक हेलुसिनेशन। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक टैटू लिखा होता है 008, मतलब 11 जैसी एक और लड़की। और अब ये सिर्फ शुरुआत है। सीन शिफ्ट होता है वापस हॉकिंस इंडियाना में, जहाँ सब लोग हैलोवीन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एक नई लड़की स्कूल में आती है, मैक्सिन मेफील्ड, जिसे सब मैड मैक्स कहते हैं। उसका थोड़ा टॉमबॉय एटीट्यूड और आर्केड गेमिंग स्किल्स देख के डस्टिन और लूकास दोनों उसके फैन बन जाते हैं। और मैक्स का एक स्टेप ब्रदर भी स्कूल में नया आया होता है, जिसका नाम होता है बिली। माइक अब भी 11 के लॉस से उदास है और विल अपने ट्रॉमा से गुजर रहा है। विल के विजन्स बढ़ते जा रहे होते हैं, कभी कभी उसे अपसाइड डाउन दिखने लगता है। पूरा डार्क स्काई, हवा में ऐश पार्टिकल्स और एक इनॉर्मस टेंटिकल शैडो मॉन्स्टर जो हॉकिंस के ऊपर मंडरा रहा होता है। दूसरी तरफ जॉयस अपनी लाइफ नॉर्मल करने की कोशिश करती है। अब वो अपने पुराने स्कूल फ्रेंड बॉब न्यूबी को डेट कर रही होती है। हॉपर मीनवाइल एक नई मिस्ट्री में फंस गया है। हॉकिंस के फार्म में सारे पंपकिंस मिस्टीरियसली सड़े गले हुए मिल रहे हैं। पूरी फील्ड का एक एक पंपकिन गल गया है, जैसे कोई पॉइजन या रेडिएशन लीक हुई हो। और यहाँ पे एक और साइड स्टोरी चल रही होती है। एक डिटेक्टिव मुरे बोमैन उन लोगों से बात करता है जिन्होंने एक शेव्ड हेड वाली लड़की देखी थी। उसे लगता है कि वो लड़की एक रशियन जासूस है। ऑब्वियसली यहाँ पे मुरे 11 की ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मुरे 11 के बारे में कुछ नहीं पता। उसको लगता है कि 11 एक रशियन जासूस है। माइक और नैन्सी दोनों अपने लॉसेस से डील कर रहे हैं, माइक 11 के बिना और नैन्सी बाप की गिल्ट के साथ। बाप के पेरेंट्स को अभी भी बिलीव है कि उनकी बेटी मिसिंग है और उन्होंने मुरे बोमैन को हायर किया है उसे ढूंढने के लिए। और अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुरे उस लड़की के पास से पहुंच जाता है जिसका सर शेप्ड है और मुरे उस लड़की को रशियन जासूस समझता है। नैन्सी और स्टीव डिनर के लिए बाप के घर जाते हैं, जहाँ नैन्सी देखती है कि बाप के मम्मी पापा ने अपना ये घर बेच दिया है ताकि वो बाप को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव की फीस भर सकें। ये देखकर नैन्सी का गिल्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर अभी भी वो बाप के मम्मी पापा को सच नहीं बताती कि उनकी बेटी के साथ असल में क्या हुआ है और वो अब इनको कभी नहीं मिलने वाली। फिर हम लैब सीन में आते हैं। हॉकिंस लैब अब एक नए डॉक्टर के अंडर है, डॉक्टर सैम ओवेंस। जॉयस और हॉपर विल को उसके रेगुलर चेकअप्स के लिए ले जाते हैं। डॉक्टर ओवेंस बताता है कि विल के एपिसोड्स PTSD के सिम्टम्स हैं, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। शायद विल के साथ अपसाइड डाउन में जो भी हुआ, विल उसको बस भुला नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे सच कुछ और है। लैब के नीचे का गेट टूटा अपसाइड डाउन अब पहले से बड़ा हो गया है और ओवेंस के एक्सप्रेशन से क्लियर पता चल रहा है कुछ बहुत डेंजरस ग्रो कर रहा है, जिसको लैब वाले भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एपिसोड के लास्ट मोमेंट में हम हॉपर का सीक्रेट देखते हैं। वो फॉरेस्ट के एक हिडन कैबिन में जाता है। कैबिन के अंदर एक फेमिलियर सीन, टीवी पे स्टैटिक्स, वॉफल्स और 11। हाँ, 11 जिंदा है और हॉपर उसे सीक्रेट रख रहा है ताकि गवर्नमेंट और लैब उसे वापस ना ले जाए। चैप्टर 2, ट्रिक और ट्रीट फ्रीक। एपिसोड की शुरुआत होती है कुछ हॉन्टिंग फ्लैशबैक से, जहाँ हम फाइनली देखते हैं कि 11 के साथ डेमोगॉगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या हुआ था। वो एक्चुअली मर नहीं गई थी, बल्कि अपसाइड डाउन में चली गई थी। ये जगह वही थी, डार्क, डस्टी, रॉटिंग और हॉरिफाइंग डेड वर्ल्ड। 11 पूरी ताकत लगाकर एक वीक स्पॉट ढूंढती है और एक वॉल के थ्रू रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर वापस जाने की कोशिश करती है, वो देखती है कि गवर्नमेंट एजेंट्स माइक के घर पर आए हुए हैं, उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं। ये देखकर 11 समझ जाती है कि अगर वो वापस गई तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसलिए वो अपने आप को छुपाने के लिए फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ कुछ दिनों बाद वो हॉपर को मिलती है और हॉपर उसको इस सीक्रेट कैबिन में ले आता है जहाँ उसको कोई ढूंढ ना पाए, स्पेशली हॉकिंस लैब के एजेंट्स। नाउ कट टू प्रेजेंट। हैलोवीन का टाइम है हॉकिंस में। 11 अब हॉपर के साथ उस सीक्रेट कैबिन में रहती है। वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रिक और ट्रीट जाना चाहती है, जहाँ हॉकिंस के सारे बच्चे घर घर जाकर कैंडीज और टॉफीज कलेक्ट करेंगे, पर हॉपर उसे मना कर देता है। वो कहता है अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। 11 इरिटेट हो जाती है। वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है, पर हर दिन कैबिन के अंदर बंद रहती है। उधर हॉकिंस में कुछ और अजीब हो रहा है। हॉपर के पास नए पंपकिन केसेस आ रहे हैं। अब पूरे टाउन के पंपकिन फील्ड सड़े हुए मिल रहे हैं। जब वो एक फील्ड इंस्पेक्ट करता है तो उसे मिट्टी के अंदर से एक स्लिमी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलता है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगता। ये क्लियरली अपसाइड डाउन के स्प्रेड होने की शुरुआत लगती है। स्कूल साइड पे नैन्सी अभी बाप की गिल्ट से बाहर नहीं आई है। वो उस चीज़ से कहती है कि वो बाप के पेरेंट्स को सच बताना चाहती है कि बाप मर चुकी है और हॉकिंस लैब बाप की मौत के पीछे जिम्मेदार हैं। स्टीव डर जाता है, अगर तुमने कुछ बोला तो हॉकिंस लैब हमें भी मार देगी। हैलोवीन नाइट पे दोनों ही पार्टी अटेंड करते हैं। नैन्सी वहाँ पे ज़्यादा पी लेती है और स्टीव पे चिल्लाती है, तुम बकवास हो। क्या
स्टीव हर्ट होकर पार्टी छोड़ देता है और उसके बाद जॉनसन नैन्सी को घर ड्रॉप करने आता है। एक साइलेंट और इमोशनल मोमेंट होता है जहाँ जॉनसन उसको सेफली बेड में रख देता है। ये सीन उनके ग्रोइंग बॉन्ड का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। दूसरी तरफ हॉकिंस से छोटे हीरोज माइक, डस्टिन, लूकास और विल सब अपने गोस्टबस्टर कॉस्ट्यूम पहने हुए ट्रिक और ट्रीटिंग जा रहे होते हैं, पर यार लूकास और डस्टिन के कहने पर मैक्स उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। लूकास और डस्टिन दोनों ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाते हैं और दोनों मैक्स को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हैलोवीन के बीच विल को फिर से एक और एपिसोड होता है। उसे सब कुछ ब्लर दिखने लगता है, हवा ठंडी पड़ जाती है और वो दोबारा अपसाइड डाउन वर्ल्ड में चला जाता है। आसमान में वही जायंट शैडो मॉन्स्टर दोबारा दिखाई देता है जो और ज़्यादा टेरिफाइंग लगता है। माइक उसे संभालता है और विल फाइनली अपने विजन के बारे में बताता है। माइक कन्फेस करता है कि वो अभी 11 से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, हर रात वॉकी टॉकी पे उसे बुलाता है। अब दूसरी तरफ 11 जो कैबिन में टीवी के पास बैठी होती है, अपनी पावर से माइक से कॉन्टेक्ट करने का ट्राई करती है। वो उसकी वॉइस सुनने की कोशिश करती है पर कनेक्शन नहीं होता। एक हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं पर एक इनविजिबल वॉल उन्हें अलग कर देती है। एपिसोड के लास्ट में एक शॉकिंग मोमेंट मिलता है। डस्टिन ट्रिक और ट्रीटिंग से घर लौटता है, अपना ट्रैश कैन खोलता है और अंदर से एक वियर्ड स्लिमी क्रिएचर मिलता है। वो क्रिएचर बिल्कुल एलियन जैसा लगता है। चैप्टर 3 द पॉलीवॉक। हॉकिंस में सब अपनी लाइफ जी रहे होते हैं पर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जॉयस का बॉयफ्रेंड बॉब न्यूबी एक इनोसेंट और केयरिंग बंदा है। वो विल को इंकरेज करता है कि अपने नाइटमेयर्स का सामना करे, पर बॉब को नहीं पता कि विल के नाइटमेयर रियल हैं। उधर नैन्सी स्टीव से ब्रेकअप कर लेती है और कन्फेस करती है कि अब वो स्टीव के लिए कुछ भी फील नहीं करती है। फिर नैन्सी और जॉनथन डिसाइड करते हैं कि अब वो बाप के पेरेंट्स को सच बताएंगे। लेकिन हॉकिंस लैब उनके फ़ोन टैप कर रहा है, ये नैन्सी और जॉनथन को फील होता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं पब्लिक पार्क में नेक्स्ट डे बाप के पेरेंट्स से मिलेंगे। ये दोनों क्वाइटली प्लान बना रहे होते हैं, नोइंग कि उनके खिलाफ पूरा हॉकिंस लैब है। अब आते हैं हॉकिंस से छोटे गोस्टबस्टर गैंग पर। डस्टिन को पिछले एपिसोड में जो क्रिएचर ट्रैश कैन में मिला था वो अब ऑफिशियली उसका पेट बन गया है। वो उसे नाम देता है डार्ट एनियन या शॉर्ट में डार्ट। वो एक छोटा स्लिमी स्लग जैसा लगता है जिसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। डस्टिन डार्ट को स्कूल में ले जाता है और माइक, विल, लूकास, मैक्स सबको दिखाता है। लेकिन जैसे ही डार्ट एक अजीब सी स्क्रीचिंग साउंड निकालता है, विल तुरंत फ्रीज हो जाता है। ये आवाज़ वही है जो उसने अपसाइड डाउन के विजन में सुनी थी। विल समझ जाता है कि ये क्रिएचर वहाँ से आया है। मीनवाइल हॉपर अब हॉकिंस लैब के डॉक्टर ओवन से बहुत गुस्सा है। वो बोलता है तुम लोग बोलते हो कि गेट कंट्रोल में है, लेकिन पूरे टाउन के पंपकिंस गल रहे हैं, ये सब अपसाइड डाउन का स्प्रेड है। ओवन चिल माइंड से सब हैंडल करने की एक्टिंग करता है पर क्लियरली कुछ बड़ा छुपा रहा है। बैक टू कैबिन। 11 कैबिन लाइफ से बोर हो गई है, हर दिन एक ही जगह, सेम टीवी, सेम वॉफल्स। हॉपर ने उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि बाहर अकेले मत जाना, पर 11 के अंदर एक क्रेविंग है माइक को देखने की, उससे बात करने की। एक दिन वो फाइनली डिसाइड करती है आई एम डन वेटिंग। वो विंडो के थ्रू बाहर निकल जाती है और हॉकिंस के सीट में आ जाती है। बैक टू स्कूल। डार्ट अब इवॉल्व होने लगता है और उसके हाथ पैर रुक जाते हैं, पर जैसे ही मैक्स दरवाज़ा खोलती है वो वहाँ से भाग जाता है और ये पाँचों पूरे स्कूल में डार्ट को ढूंढते हैं। फिर 11 स्कूल पहुँचती है, दूर से देख रही होती है माइक को, लेकिन तब वो देखती है माइक और मैक्स के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब ये आर्ग्यूमेंट इस बात को लेकर होता है कि माइक को लगता है कि मैक्स जबरदस्ती इनके ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही है, पर ग्रुप में मैक्स को लूकास और डस्टिन ने इन्वाइट करा था और इसलिए माइक मैक्स से गिलस्ता है। अब यहाँ 11 को लगता है कि वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। उसके चेहरे पे एक हार्ट ब्रेक और जेलसी का मोमेंट आता है। वो अपनी पावर से मैक्स को गिरा देती है और वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाथरूम में डस्टिन को डार्ट मिल चुका होता है, पर वो डार्ट को छुपा लेता है क्योंकि माइक, लूकास और विल डार्ट के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो क्रिएचर अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया है। पर डस्टिन को बिलीव नहीं होता और वो माइक, लूकास को नहीं बताता कि डार्ट उसको मिल चुका है। दूसरी तरफ विल के विजन्स अब और इंटेंस हो गए हैं। हैलोवीन के बाद से वो बार बार अपसाइड डाउन के पैरेलल वर्जन में चला जाता है और हर बार उस मॉन्स्टर का शैडो और बड़ा दिखाई देता है। इस बार विल बॉब की एडवाइस को ट्राई करता है। जब उसके सामने वो जायंट टेंटिकल शैडो मॉन्स्टर आता है, विल चिल्लाता है गो अवे और उस शैडो मॉन्स्टर का सामना करता है, लेकिन वो शैडो मॉन्स्टर रुकता नहीं। वो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके अंदर घुस जाता है जैसे उसकी बॉडी को पोजेस कर रहा हो। चैप्टर 4 विल द वाइफ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेरिफाइंग सीन से। जॉयस, डस्टिन, लूकास, मैक्स और माइक विल को ग्राउंड पर अनकॉन्शियस देखकर उसे उठाते हैं। जॉयस चिल्लाती है विल वेक अप। थोड़ी देर बाद विल होश में आता है, लेकिन कुछ अलग अलग लग रहा होता है। उसकी आंखों में एक ब्लैंक हॉलो एक्सप्रेशन होता है। वो चुपचाप बैठ जाता है जैसे कुछ देख रहा हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। जॉयस उसे घर ले जाती है। घर पर विल जॉयस को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। उधर 11 वापस कैबिन आती है, लेकिन हॉपर ऑलरेडी गुस्सा है। वो 11 से पूछता है तुम बाहर गई थी। 11 यहाँ फ्रस्ट्रेट होकर हॉपर से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप भी पापा की तरह मेरे को कैद करके रख रहे हो। और गुस्से में वो अपनी पावर से कैबिन की विंडोज और फर्नीचर तोड़ देती है। हॉपर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर वो चुपचाप अंदर चली जाती है, आंखों में आंसू लेके। अब जॉयस फाइनली हॉपर को कॉल करती है। हॉपर घर आता है और विल से बात करता है। फिर विल हॉपर से कहता है कि जो शैडो मॉन्स्टर ने मेरे पर अटैक करा था उसको सिर्फ ठंडा एनवायरनमेंट पसंद है, और विल को ये कैसे पता वो उसको खुद नहीं पता। और विल को और भी मेमोरीज याद आती हैं उस शैडो मॉन्स्टर की, और वो उन सब मेमोरीज को जो अभी हो रही हैं उनको ड्रॉ करता है।
फिर हॉपर देखता है कि विल बहुत सारे पेपर पर सेम चीज़ ही ड्रॉ कर रहा है। पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, पर जब वो सब पेपर्स को फ्लोर पर लाइन अप करता है एक पैटर्न बनने लगता है, एक मैसिव डिज़ाइन जो पूरे हाउस के फ्लोर से वॉल्स तक फैल गया है। और हॉपर समझ जाता है ये बेलें हैं, ये हॉकिंस के नीचे ग्रो कर रही हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम वो फील्ड की तरफ निकल जाता है। इधर नैन्सी और जॉनथन अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो बाप के पेरेंट्स से मिलने चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सडनली हॉकिंस लैब के एजेंट पकड़ लेते हैं। दोनों को लैब के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ओवंस पर्सनली उनसे मिलता है। ओवंस उन्हें गेट दिखाता है, वो एक डार्क पोर्टल जो अपसाइड डाउन तक जाता है। और फाइनली वो सच बोलता है, बाप मर चुकी है। ओवंस एक्सप्लेन करता है कि वो सिर्फ एक चीज़ से डर रहा है, अगर फॉरेन गवर्नमेंट को पता चल गया गेट के बारे में तो वो इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। फिर ओवंस उन्हें छोड़ देता है, पर उसे नहीं पता कि नैन्सी ने पूरी कन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ली है। मीनवाइल लूकस ट्राई कर रहा है मैक्स से दोस्ती करने की, क्योंकि मैक्स अब गुस्सा है क्योंकि माइक, डस्टिन और लूकस मैक्स से सीक्रेट छुपा रहे थे, अपसाइड डाउन वर्ल्ड, डेमोगॉगन, इन सब के बारे में। लूकस मैक्स को समझाने की कोशिश करता है, पर तभी उसका वायलेंट स्टेप ब्रदर बिली हारग्रोव आ जाता है और मैक्स को वहां से ले जाता है। बैक टू कैबिन। नेक्स्ट मॉर्निंग 11 अपनी गलती का गिल्ट फील करती है और कैबिन की सफाई करते वक्त हॉपर के हिडन फाइल्स ढूंढ लेती है। उनमें लिखा होता है टेरी आइव्स, 11 की बायोलॉजिकल मदर। 11 अपनी पावर से उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है और उसका दिमाग एक स्टैटिक और इको वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ वो टेरी को देखती है, एक औरत जो कैटाटोनिक स्टेट में है। कि कैटाटोनिक स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें इंसान बिल्कुल भी हिल नहीं पाता, पर लेकिन वो कॉन्शियस होता है। उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको सब पता चलता है। उधर डस्टिन घर जाता है और देखकर शॉक हो जाता है, डार्ट का केज खुला हुआ है और उसका पेट कैट म्यूज गायब है। वो किचन में जाता है और देखकर लिटरली फ्री हो जाता है, डार्ट ने उसकी बिल्ली खा ली है। और डार्ट अब वो छोटी स्लग नहीं रहा, वो ग्रो होकर एक मिनी डेमोगॉगन बन गया है। और लास्ट में हॉपर व्हील की ड्राइंग फॉलो करते हुए पंपकिन फील्ड से पहुंचता है। वो शॉवल से जमीन खोदता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सामने एक मैसिव टनल सिस्टम होता है जिसमें स्लीमी वॉल्स और बेले हिल रहे होते हैं। ये बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसा लगता है। हॉपर टॉर्च लेके अंदर जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और उन पंपकिन के सड़ने के पीछे इन्हीं बेलों का हाथ है जो हॉकिंस लैब से पूरी हॉकिंस के नीचे धीरे धीरे करके फैल रही होती हैं। चैप्टर 5 डिग डग। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शॉकिंग मोमेंट के साथ। हॉपर अभी भी उन क्रीपी टनल्स के अंदर फंसा हुआ है जो पूरे हॉकिंस के नीचे स्प्रेड हो चुकी हैं। हॉपर खुद निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट ढूंढने के लिए जाता है एक बेल उसके पैर को पकड़कर उसको जकड़ लेती है। दूसरी तरफ बायर्स हाउस पे माइक अब विल के साथ रुका हुआ है, क्योंकि अब उसे नॉर्मल नाइटमेयर्स नहीं आते। उसके विजन एक रियल कनेक्शन बन चुके हैं अपसाइड डाउन के साथ। विल अपने ड्राइंग्स और विजन के जरिए हॉपर का लोकेशन दिखाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लाइंस और बेल एक्चुअली में क्या बता रही हैं। तभी एंट्री होती है बॉब न्यूबी की। बॉब कैजुअली विल की ड्राइंग्स को देखते हुए बोलता है ये तो हॉकिंस का मैप लग रहा है। और बैम सबको समझ में आ जाता है कि ये रैंडम स्क्रिबल नहीं है, पूरा हॉकिंस का अंडरग्राउंड मैप है। जॉयस, विल, बॉब और माइक तुरंत निकल पड़ते हैं हॉपर को ढूंढने और फाइनली वो पंपकिन फील्ड से पहुंचते हैं जहाँ हॉपर एक्चुअली फंसा हुआ था और उसको उन बेलों से छुड़वाते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और जॉनथन जा रहे होते हैं मुरे बॉमेन के पास, वही डिटेक्टिव जो रशिया और हॉकिंस लैब को कनेक्ट कर रहा था। नैन्सी उसे ओवंस की रिकॉर्डिंग सुनाती है जहाँ वो इनडायरेक्टली कन्फेस करता है कि बाप अपसाइड डाउन में मर चुकी है। मुरे तुरंत बोलता है पब्लिक को ये सब सच समझ में नहीं आएगा, ये सब उनके लिए एक क्रेजी एलियन स्टोरी लगेगी। तो वो सजेस्ट करता है इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दो, एक एक्सेप्टेबल वर्जन बनाओ ताकि मीडिया से पब्लिश कर सके। बेसिकली उन्होंने सच को ट्रुथ और फिक्शन के बीच का परफेक्ट मिक्स बना दिया, एक ऐसी स्टोरी जो लोग बिलीव भी कर लें और हॉकिंस लैब एक्सपोज भी हो जाए। मीनवाइल डस्टिन फाइनली कन्फेस करता है स्टीव से कि उसने एक छोटी क्रिएचर घर में रखी थी जो अब डेमोगॉगन का बच्चा निकला। दोनों मिलकर उसको ट्रैप करने के लिए जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका लेजेंडरी अनएक्सपेक्टेड डुओ ब्रोमांस। फिर स्टीव डस्टिन के साथ उसके घर जाता है जहाँ उसने डार्ट को घर के पीछे वाले बेसमेंट में बंद करके रखा था। पर स्टीव जैसे ही नीचे जाता है तो वो डार्ट की स्किन देखता है जो अब और इवॉल्व हो चुका था और वो देखता है कि डार्ट बेसमेंट से भाग चुका है। इधर 11 अपने साइकिक पावर से टेरी आइव्स को लोकेट करती है। जब वो उसके घर जाती है तो उसे पता चलता है कि टेरी अब मेंटली अनरिस्पॉन्सिव है, जैसे शॉक थेरेपी ने उसके दिमाग को फ्रीज कर दिया हो। लेकिन 11 अपने पावर से एक साइकिक कनेक्शन बनाती है जहाँ टेरी उसे पुरानी मेमोरीज दिखाती है, कैसे वो अपनी बेटी को बचाने हॉकिंस लैब गई थी और कैसे डॉक्टर ब्रैनर ने उसे टॉर्चर करके उसका दिमाग जला दिया। यहीं पर 11 को एक और शॉकिंग बात पता चलती है, उसके जैसी एक और लड़की थी, एक और एक्सपेरिमेंट चाइल्ड। एपिसोड के एंड में हॉकिंस लैब के साइंटिस्ट टनल में फायर लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, लेकिन जैसे ही वो आग लगाते हैं विल वायलेंट तरीके से दर्द महसूस करने लगता है, जैसे उसका पूरा नर्वस सिस्टम फायर से जल रहा हो। चैप्टर 6 द स्पाई। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सुपर टेंस सीन के साथ। विल को उस हादसे के बाद हॉकिंस लैब ले जाते हैं। उसका चेहरा पूरा पेल, आंखें ब्लैंक होती हैं। डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और डॉक्टर ओवेंस को फाइनली एक हॉरिफाइंग रियलाइजेशन होती है, ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है। शैडो मॉन्स्टर जिसकी विल बार बार बात कर रहा था वो लिटरली विल के दिमाग में घुस चुका है। फिर विल इसी दौरान अपनी थोड़ी मेमोरी लॉस कर देता है, जैसे डॉक्टर ओवेंस को जो उसका डेली चेकअप करते थे उनको पहचान नहीं पाता और हॉपर और बॉब को भी पहचानने में विल को प्रॉब्लम होती है। फिर विल डॉक्टर ओवेंस से कहता है कि उसको जलाकर अच्छा नहीं करा, वो बहुत गुस्से में है। ओवन समझता है कि एक वायरस जैसा काम कर रहा है,
एक साइकिक इन्फेक्शन जो विल के ब्रेन के थ्रू पूरी अपसाइड डाउन की क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग बात, ये सब एक हाइव माइंड शेयर करते हैं। मतलब अगर तुम टनल को डिस्ट्रॉय करते हो तो इनडायरेक्टली तुम विल को भी मार रहे हो, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है हाइव माइंड के थ्रू। सीन कट होता है नैन्सी और जॉनथन पे, जो मोरे बॉमन के घर पर हैं। मोरे उन दोनों की ऑकवर्ड केमिस्ट्री को इंस्टेंटली स्पॉट कर लेता है। एक हिलेरियस येट होलसम सीन आता है जहाँ दोनों फाइनली अपनी फीलिंग्स एडमिट करते हैं और रात भर बात करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी, जॉनथन और मोरे अपना प्लान एक्सिक्यूट करते हैं। हॉकिंस लैब के कन्फेशन टेप के मल्टीपल कॉपीज बनाकर कंट्री के डिफरेंट न्यूज़पेपर को भेज देते हैं। बेसिकली अब उन्होंने लैब का सच दुनिया तक पहुंचा दिया है। मीनवाइल विल के घर में अब क्योस है। नैन्सी और जॉनथन वापस बायर्स हाउस आते हैं और देखते हैं पूरा घर अब विल की क्रीपी ड्राइंग से भरा हुआ है। हर जगह मैप्स और डार्क पैटर्न जैसे एक पजल है जिसमें मॉन्स्टर छुपा है। दूसरी तरफ लैब में डॉक्टर ओवन हॉपर को दिखाते हैं कि गेट कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये गेट सीजन 1 में सिर्फ इतना था, पर वो वायरस की तरह स्प्रेड होकर इतना ज़्यादा फैल चुका है और हॉकिंग से नीचे और ज़्यादा फैलता जा रहा है। दूसरी तरफ लूकस मैक्स को उसके भाई विली की नज़रों से बचाकर अपने साथ ले आता है ताकि मैक्स को सब पता चल सके और अब कोई सीक्रेट लूकस और मैक्स के बीच में ना हो। फिर लूकस और मैक्स मिलते हैं स्टीव और डस्टिन से, जो पुराने कबाड़ खाने में एक ट्रैप सेट कर चुके होते हैं डार्ट को मारने के लिए। डस्टिन फाइनली कन्फेस करता है कि डार्ट एक्चुअली एक डेमोगॉगन का बच्चा निकला। स्टीव अपने क्लास से कीलो वाले बैट के साथ फुल रेडी होता है। बच्चे बस के अंदर छुपे हुए होते हैं। स्टीव फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है और डार्ट के साथ उसके जैसे और दूसरे एडोलेसेंट डेमोगॉगन्स यानी डेमोडॉग्स आ जाते हैं। सीन फुल chaos बन जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं, स्टीव फाइट करता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि सब खत्म हो गया, सडनली सारे डेमोडॉग्स रुक जाते हैं और फिर एक एक करके वहाँ से भाग जाते हैं। कट टू विल। लैब में डॉक्टर्स की रीडिंग चेक कर रहे होते हैं और वो एक स्ट्रेंज लोकेशन पॉइंट करता है मैप पे, एक जगह जहाँ शैडो मॉन्स्टर उसे देखने नहीं देता। ओवंस बिना समझे एक टीम भेज देता है चेक करने के लिए, लेकिन यही मिस्टेक सब कुछ बर्बाद कर देती है। टनल के अंदर लैब की टीम जाती है जहाँ डेमोडॉग्स आकर उन सारे सोल्जर्स को जिंदा खा जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि विल ने झूठ बोलकर उन सोल्जर्स को उस जगह भेजा ताकि डेमोडॉग्स उन सोल्जर्स को खा सकें, और ये विल से उसे शैडो मॉन्स्टर ने कराया। फिर लैब के मॉनिटर पर अलार्म बजने लगते हैं और डेमोडॉग लैब के बेसमेंट से हॉकिंस लैब पहुंच चुके होते हैं। चैप्टर 7 द लॉस्ट सिस्टर। एपिसोड की शुरुआत एक टोटली डिफरेंट वाइब के साथ होती है। हॉकिंग से दूर शिकागो के क्राउडेड स्ट्रीट में यहाँ 11 एक न्यू मिशन पे निकलती है। अपनी मटेरिया के दिखाए हुए विजन को फॉलो करते हुए उसकी जर्नी उसे एक पुरानी न्यू वर्ल्ड तक ले जाती है। एक जगह जहाँ वो मिलती है एक लड़की से जिसके हाथ में लिखा होता है 008। इस लड़की का नाम होता है काली, और जैसे ही 11 उसे मिलती है एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है और दोनों को एक ही मॉन्स्टर ने क्रिएट करा था, डॉक्टर ब्रेनर। काली के पास भी एक इंसेन पावर है, वो लोगों के दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। बेसिकली वो उनके दिमाग में विजुअल डालकर उन्हें कुछ भी दिखा सकती है, एक तरह से फुल मेंटल मैनिपुलेशन। और अब काली एक स्ट्रीट गैंग के साथ रहती है। सबका एक ही मिशन है, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किए थे। काली 11 को अपनी टीम से मिलवाती है और 11 को लगता है कि शायद यही उसकी नई फैमिली है, लोग जो उसे एक्सेप्ट करते हैं बिना उसके पावर से डरते हुए। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता है 11 रियलाइज करती है कि फैमिली कुछ ज़्यादा ही डार्क है। काली का मिशन है रिवेंज और उसका नेक्स्ट टारगेट है एक बंदा जिसका नाम है रे, वही सेम साइंटिस्ट जिसने टेरी एक्स को टॉर्चर करा था। काली 11 को ट्रेन करती है और 11 को बताती है कि अपनी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे अपना गुस्सा चैनल करना होगा। एक इंटेंस ट्रेनिंग सीन आता है जहाँ काली उसके आंखों में पट्टी बांध के बोलती है कि अपने गुस्से का इस्तेमाल करो। 11 अपना पूरा फोकस करती है और एक मैसिव मेटल ट्रेन को मूव कर देती है। एक इंसेन मोमेंट आता है जहाँ हम देखते हैं उसकी पावर का फुल पोटेंशियल। लेकिन जब गैंग रे के घर पहुंचती है सिचुएशन अगली हो जाती है। 11 उसके सामने खड़ी होती है और अपने टेलीकिनेसिस से उससे चोक कर रही होती है। रे घबरा के बोलता है ब्रेनर अभी भी जिंदा है। ये लाइन एकदम शॉक दे देती है 11 को, लेकिन उस मोमेंट में 11 कुछ और नोटिस करती है, एक फोटो जिसमें रे की फैमिली थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और रे को छोड़ देती है। काली यहाँ पे शॉक हो जाती है और वो 11 से कहती है मरना डिजर्व करता है, लेकिन 11 कह देती है कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। उस मोमेंट में पुलिस आती है और गैंग को वहाँ से भागना पड़ता है। इसी मोमेंट में 11 को एक विजन दिखाई देता है, माइक और हॉपर हॉकिंस लैब में डेंजर में है। 11 डिसीजन ले लेती है कि वो हॉकिंस जाकर माइक, हॉपर और सबको बचाएगी। चैप्टर 8 द माइंड फ्लेयर। एपिसोड की शुरुआत होती है फुल chaos के साथ। डेमोडॉग्स बुलेट प्रूफ कास्ट तोड़कर लैब में घुस जाते हैं और हॉकिंस लैब अब एक हॉरर बैटलफील्ड बन चुका होता है। डेमोडॉग्स हर कॉर्नर से लैब के अंदर घुस रहे हैं, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, अलार्म्स बज रहे हैं और साइंटिस्ट एक एक करके मारे जा रहे हैं। पूरा सीन एक वॉर जोन लगता है जहां अपसाइड डाउन ने ऑफिशियली हॉकिंस पे अपना अटैक शुरू कर दिया है। डॉक्टर ओवंस और बाकी टीम डेस्परेट है विल को बचाने के लिए, लेकिन तब माइक एक शॉकिंग बात रियलाइज करता है, विल अब उनका दोस्त नहीं रहा। विल अब माइंड फ्लेयर यानी शैडो मॉन्स्टर का जासूस बन चुका है। जो भी उसके आसपास होता है माइंड फ्लेयर सब देख सकता है। सो अगर वो बात करे या मूव करे मॉन्स्टर सब जान लेगा। माइक एक रिस्की प्लान बनाता है, हमें विल को बेहोश करना होगा जिससे माइंड फ्लेयर को पता न चल सके कि हमारी अगली चाल क्या है। फिर जॉयस विल को बेहोश करती है और विल अपनी पूरी कोशिश करता है जॉयस को रोकने की। फिर बिल्डिंग की पावर चली जाती है और पूरी बिल्डिंग ऑटो लॉक हो जाती है। अब माइक, हॉपर, जॉयस, बॉब, ओवंस और अनकॉन्शियस विल एक डार्क कंट्रोल रूम में फंस जाते हैं। कोई एग्जिट नहीं, कोई हेल्प नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन, किसी को बाहर जाकर पावर स्विच ऑन करना पड़ेगा जिससे बिल्डिंग अनलॉक हो सके।
और यहाँ पे एंट्री होती है एपिसोड के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो की, बॉब द सुपर हीरो। बॉब चुपके से कॉरिडोर से गुजरता है, कंप्यूटर सिस्टम हैक करता है और फाइनली पावर रिस्टोर कर देता है। डोर्स खुल जाते हैं, सब एस्केप करते हैं, पर ओवन पीछे रुकता है ताकि वो बॉब को सीसीटीवी से गाइड कर सके। दूसरी तरफ हॉकिंस लैब के बाहर नैन्सी और जॉनसन मिल जाते हैं स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स से। बट लैब में जैसे ही लगता है कि सब सेफ हैं, एक झाड़ू गिरती है और उसकी क्लैटर साउंड पूरे हॉलवे में गूंजती है। डेमोडॉग उस झाड़ू की आवाज़ की तरफ आते हैं और एक चेस सीक्वेंस स्टार्ट होता है। बॉब दरवाजे के पास पहुंचता है, एक रिलीफ के साथ स्माइल करता है और तभी एक डेमोडॉग पीछे से आके उस पर जंप करता है। जॉयस चीखती है पर वो उसके आंखों के सामने मार दिया जाता है। टीम फाइनली लैब से निकलकर सेफ जगह पहुंचती है। पूरा ग्रुप फाइनली बायर हाउस पहुंचता है। वहाँ डस्टिन एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है कि माइंड फेयर विल पर अपना कब्जा कर चुका है। डेमोडॉग, माइंड फेयर, वो बेले सब इंटरकनेक्टेड हैं, तो अगर हम माइंड फेयर को जान से मार दें तो डेमोडॉग्स, वो बेले सब खत्म हो जाएंगी। और सिर्फ विल को ही पता है कि माइंड फेयर को कैसे मारना है। उससे पहले हमें विल को ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ विल को पता न चले कि वो कहाँ पे है, क्योंकि विल को पता चल गया कि वो कहाँ है तो माइंड फेयर डेमोडॉग्स को यहाँ भेज देगा। फिर हॉपर और बाकी सब बायर हाउस के पीछे वाले स्टोर रूम को पूरा चेंज करते हैं और विल को वहाँ पे बांधते हैं। विल दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर विल यहाँ पे स्मार्टली सीक्रेट कोड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिसको मोर्स कोड कहते हैं। विल कहता है कि उस गेट को क्लोज करना होगा। माइंड फेयर को उसकी ताकत अपसाइड डाउन वर्ल्ड से मिल रही है, तो अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड और इस वर्ल्ड के बीच का गेट ही बंद हो जाएगा तो माइंड फेयर भी खत्म हो जाएगा। पर वहाँ घर में फोन बज जाता है, जिससे विल को पता चल जाता है कि वो अपने घर के पीछे वाले शेड में है। हॉपर, विल, जॉय सब घर में आकर खिड़की बंद करते हैं। फिर एक डेमोडॉग घर के अंदर आ जाता है, पर वो मरा हुआ होता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है 11 की। चैप्टर 9 द गेट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इमोशनल स्टॉर्म के साथ। माइक फाइनली 11 से मिल चुका है, लेकिन सेंटीमेंट्स असाइड टाइम कम है और माइंड फेयर अब भी जिंदा है। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, गेट क्लोज करना है, लेकिन बिना विल को मारे हुए, क्योंकि अगर गेट बंद करके माइंड फेयर मर गया तो साथ में विल भी मर जाएगा। फिर पूरी टीम एक रिस्की प्लान बनाती है और 3 टीम्स में डिवाइड हो जाती है। पहली टीम में होते हैं हॉपर और 11 जो लैब जाके अपसाइड डाउन के गेट को क्लोज करेंगे। दूसरी टीम में होते हैं जॉयस, जॉनसन और नैन्सी जो कि विल के अंदर से माइंड फेयर को निकालने की कोशिश करेंगे। और तीसरी टीम में यहाँ पे होते हैं स्टीव, मैक्स, लूकस, माइक और डस्टिन जो कि टनल में जाके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे ताकि डेमोडॉग्स 11 तक ना पहुंच सकें। एंड नाउ द फाइनल बैटल ऑफ हॉकिंस बिगिंस। जॉयस, नैन्सी और जॉनसन के साथ मिलकर वो एक प्लान बनाते हैं। माइंड फेयर ठंडी जगह में सर्वाइव करता है, तो उसको विल के अंदर से उसे बर्न करना होगा। वो हीटर्स, फायर और लैंप ऑन कर देते हैं। पूरा कैबिन एक फर्नेस बन जाता है। विल चिल्लाता है, सब कुछ ट्राई करता है जिससे वो वहाँ से भाग सके, पर यहाँ पे जॉयस रुकती नहीं। फिर विल के मुंह से ब्लैक स्मोक जैसी चीज निकलती है। माइंड फेयर लिटरली विल के बॉडी से निकल जाता है और हवा में वैनिश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैक्स के घर पर, जब बिली के पापा और मैक्स की मम्मी घर पे आते हैं और वो देखते हैं कि मैक्स घर पे नहीं है। बिली के पापा बिली पे चढ़ जाते हैं कि तुम्हारी स्टेप सिस्टर कहाँ पे है, जाकर उसको ढूंढो। बिली गुस्से में बायर हाउस पहुंचता है और स्टीव से लड़ पड़ता है, और स्टीव और बिली की लड़ाई चल ही रही होती है। इतने में मैक्स बिली को बेहोश कर देती है। फिर ये सब टनल तक आते हैं। लूकस, मैक्स, माइक, डस्टिन और स्टीव सब टॉर्च और पेट्रोल के साथ टनल में घुस जाते हैं। उनका मिशन होता है कि टनल को पूरी तरह जला दो ताकि डेमोडॉग्स वहाँ अट्रैक्ट हो जाएं और 11 गेट बंद कर सके। टनल में ये सब आग स्टार्ट करते हैं और जैसे ही डेमोडॉग अट्रैक्ट होते हैं सब भागते हैं, पर रास्ते में एक फेमिलियर फेस मिलता है, डार्ट। पर डार्ट डस्टिन के बॉन्ड की वजह से उसको वहाँ से जाने देता है। मीनवाइल हॉकिंस लैब के अंदर हॉपर और 11 एक हॉरर के मिडिल में होते हैं, ब्लड, स्मोक और डेड साइंटिस्ट। हॉपर डॉक्टर ओवन को इंजर्ड पोजीशन में पाता है। 11 गेट के सामने खड़ी होती है एक ह्यूज ग्लोइंग पोर्टल जहाँ से पूरे अपसाइड डाउन का रेड स्टॉर्म लीक हो रहा है। डेमोडॉग्स हवा में ग्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हॉपर उन पर शॉटगन और गन से अटैक करता है। 11 एक डीप ब्रेथ लेती है और याद करती है काली की ट्रेनिंग, हॉपर का लव, माइक का अफेक्शन और अपनी माँ का दर्द। सब कुछ एक जगह चैनल होता है। गेट वायलेंटली शेक करता है, अपसाइड डाउन स्क्रीम करता है और 11 अपने पूरी फोर्स से वो गेट फाइनली क्लोज कर देती है। और यहाँ पे हॉकिंस पहली बार सेफ फील होता है। अब 1 महीने बाद हॉकिंस नॉर्मल लगता है। मुरे बाप की डेथ को एक्सपोज कर चुका होता है, पर थोड़ा अपसाइड डाउन वर्ल्ड, डेमोगॉर्गन, मॉन्स्टर्स की बात को थोड़ा कम करके कि बारबरा की मौत हॉकिंस लैब में से लीक हुई डेडली गैस की वजह से हुई थी और फिर वो लैब शट डाउन कर दी जाती है। डॉक्टर ओवन तब हॉपर को एक ऑफिशियल पेपर देता है, अडॉप्शन फॉर्म। हॉपर फाइनली 11 को लीगली डॉटर बना देता है, जेन हॉपर। और फिर आता है फाइनल स्वीट मोमेंट, विंटर स्नोबॉल डांस। माइक और 11 डांस कर रहे हैं, सॉफ्ट 80s म्यूजिक बज रहा है। लूकस और मैक्स भी डांस करते हैं और एक कॉर्नर में डस्टिन हार्ट ब्रोकन बैठा होता है। फिर नैन्सी डस्टिन के साथ डांस करती है। सब खुश लगते हैं, सब सेफ लगते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स कभी सिंपल नहीं होता। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है हॉकिंस मिडिल स्कूल के ऊपर और सडनली फ्रेम फ्लिप होता है अपसाइड डाउन वर्जन में। वही बिल्डिंग, वही म्यूजिक, लेकिन सब उल्टा। और डिस्टेंस में दिखाई देता है एक मैसिव क्रिएचर, द माइंड फेयर। वो स्कूल के ऊपर खड़ा है और वो उन सबको देख रहा है। और यहाँ सीजन 2 कम्प्लीटली एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं इसके सीजन 3 में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।